शांतिनगर में केशव सबसे गरीब आदमी था। वह अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। आज फिर इतनी जल्दी काम पर जा रहे हो? हाँ गीता, अभी मजदूरी अच्छी चल रही है तो फुर्सत ही नहीं है। अगर बरसात शुरू हो गई तो कोई काम नहीं मिलेगा। केशव मजदूरी पर चला जाता। संगीत है, गीता भी अपने दिन भर के काम में जुट जाती है और पानी का मटका गाँव के कुएं पर लेकर पहुँच जाती है। गाँव में सिर्फ एक ही कुआं था जिसके आसपास बहुत सारी औरतें पानी भर रही थी। गीता भी वही पानी भरने के लिए अपना मटका रख देती है। अरे तुझे पता नहीं, हम बड़े घर की औरतें हैं और तूने अपना मटका भी बीच में रख लिया। पहले हम पानी भरेंगे उसके बाद तुम समझी। गीता उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि वह बड़े घर की औरतें थी और चुपचाप अपना मटका हटा लेती है। थोड़ी देर बाद सब औरतें पानी भरकर चली जाती हैं। गीता अपने मटके में पानी भरकर घर चली जाती है। संता क्या हुआ, हम छोटे हैं, मजदूरी करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं। ये बड़े घर के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अरे गीता, तुम क्यों उनके मुंह लगती हो? तुम्हें तो गोपी भा की आदत पता ही है। तुम थोड़ी देर बाद पानी भर लिया करो, क्यों परेशान होती हो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए? बताओ। गांव के कुछ लोग नुक्कड़ पर बैठकर आपस में बात कर रही थी। अरे भाई, खेत में खरपतवार बहुत हो गई है। भैया, तुम्हारी नजर में कोई ढंग का मजदूर हो तो बताना। अरे भाई, मजदूर ही ढूंढ रहे हो तो अपना केशव है ना? अरे भैया, वो बहुत मेहनती है। हाँ भैया, बात तो तुमने पता कि कई केशव हमारे गाँव में जो है सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार मजदूर है। भैया हाँ, लेकिन एक बात बताओ भाई, इतना मेहनत होने के बाद भी जो है वह इतना गरीब कैसे है? अरे भाई, नियति का खेल है, वो ऊपर वाला ही जाने। भैया, केशव ऐसे ही हर रोज मजदूरी करने जाता है। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। अरे आज तो कितनी तेज बारिश हो रही है, जैसे आज के बाद कभी बारिश ही नहीं होगी। इतना आंधी तूफान भी चल रहा है। मुझे तो डर है कि हमारे घर की छत ना उड़ जाए। केशव और गीता दोनों खाना खाने के लिए बैठते ही हैं कि उनकी थाली में ऊपर से पानी टपकने लगता है। दोनों ऊपर देखते हैं, अब क्या करेंगे? ऐसे तो घर का सारा सामान गीला हो जाएगा। हाँ सो तो है, एक काम क्यों नहीं करते तुम, जाकर अपने दोस्त गोविंद से मदद क्यों नहीं मांगते? वैसे भी उनका घर तो कितना बड़ा है, अगर हमारा थोड़ा सामान रख ले तो उनकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। लेकिन वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ वो तो है, लेकिन गोविंद भैया वो मन के बहुत साफ है, एक बार पूछने में हर्जी क्या है? गीता के कहने पर केशव गोविंद के यहाँ जाता है। दूसरी तरफ आहा, कितना अच्छा मौसम है आज का। बारिश होने की वजह से गर्मी की राहत मिली है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, भाग्यवान से तो है, आज तो गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी महाराज जी से बोलकर पकौड़े बनवाऊं। और अंदर चली जाती। संगीत है, ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। गोविंद और गीता बैठकर पकौड़े खा रहे होते हैं। अरे ये आपका दोस्त इतनी बारिश में कहाँ जा रहा है? पता नहीं गोपी, मुझे तो बहुत दया आती है इस बेचारे पर। एक समय था जब इनका घराना गाँव में सबसे ज्यादा अमीर हुआ करता था, लेकिन अब देखो किस्मत का खेल। अरे ये तो हमारे ही घर आ रहा है। हो सकता है गोपी को कुछ जरूरी काम हो। अरे ऐसा क्या जरूरी काम आन पड़ा? वैसे भी इन भिखारियों को अपने घर में ना घुसने दूंगी मैं। ऐसा मत कहो गोपी, मैं जाकर देखता हूँ। केशव दरवाजा खटखटा है। अरे केशव, क्या हुआ? कोई मुसीबत आन पड़ी है क्या? मुसीबत? ये बरसात एक मुसीबत ही तो है हम जैसे गरीबों के लिए। वैसे मैं तुमसे ये पूछने आया था कि क्या तुम हमारे घर का जरूरी सामान जो है वो कुछ समय के लिए रख लोगे? अगर सामान हमारे घर में रहा तो सारा सामान जो है गीला हो जाएगा। तभी पीछे से गोपी आ जाती है। अरे वाह जी वाह, हमारे घर को धर्मशाला देख रखा है क्या? जो कोई भी आएगा और हम उसका सामान यहाँ रख लेंगे। अरे गोपी, कैसी बातें कर रही हो तुम? केशव से आप चुप रहो जी, मुझे पता है किसको कैसी बात करनी चाहिए। केशव उदास होकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ, क्या कहा? गोविंद भैया ने विन तो मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन गोपी भाभी उनकी आदत तो तुम जानती ही हो। कोई बात नहीं, मेरे पास सारे सामान को अच्छे से रखने की एक तरकीब है। क्या हम जो भी जरूरी सामान है उसे एक जगह पर रख देते हैं और प्लास्टिक से उसे ढक देते हैं, जिससे वो बरसात के पानी से बच जाएगा। हाँ तुम सही कह रही हो। फिर केशव और गीता दोनों ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गीता, बहुत दिन हो गए, अब मुझे काम ढूंढने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो घर का बाकी काम भी रुक जाएगा। लेकिन इतनी बारिश में? हाँ गीता, हम मजदूरों के लिए ठंड गर्मी बरसात सब एक बराबर ही होती है। केशव काम ढूंढने निकल पड़ता है। अरे भाई साहब, आपके यहाँ कोई काम है? अरे नहीं भैया, इतनी बरसात में मैं तुम्हें क्या काम दूंगा, अभी कोई काम नहीं है, जब आएगा तब मैं बता दूंगा। ठीक है। केशव गाँव में हर जगह काम ढूंढने के लिए भटक रहा। संगीत था, तभी उसकी नजर गांव के चौक पर पड़ती। संगीत है, अरे भैया, ये चौक मैदान में आज इतनी हलचल क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता, 15 दिन बाद शहर के कुछ लोग यहाँ आनंद मेला लगाने वाले, बहुत बड़ा मेला होने वाला है। यहाँ दूर दूर से गांव और शहर के लोग आएंगे। भाई तो भाई साहब, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? काम? अरे भैया, काम क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। वैसे भी हमें मेले की तैयारी करने के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत है, तो तुम भी हमारी थोड़ी मदद करवा दो। केशव खुश होकर उनकी मदद करवाने लगता है। रात को क्या हुआ, कोई काम मिला
मेला। हाँ गीता, तुम पता है हमारे गांव में 15 दिन बाद एक बहुत बड़ा आनंद मेला लगने वाला है। वहाँ बहुत दूर दूर के गांव और शहर के लोग आएंगे। मेले का आयोजन करने वाले को मजदूर की जरूरत थी और मुझे काम की, तो बस मुझे वहाँ काम मिल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी आज पास की कुछ घरों में काम ढूंढने के लिए बात की थी, तो उनमें से कुछ घरों में काम वाली की जरूरत थी। मैं भी वहाँ कल से काम शुरू कर दूंगी। थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाते वक्त केशव कुछ सोच में पड़ जाता है। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने बचपन के दिन याद कर रहा था, कैसे मैं पिताजी के साथ हमारी मिल में जाकर मस्ती किया करता था। पिताजी ने हमें किसी भी चीज की जरूरत महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें भी दूसरों के यहाँ जाकर काम करना पड़ रहा है। जरूर ये सब मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। आप मन छोटा मत कीजिए। वैसे भी इन सब में आपका क्या दोष? वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना गांव के मेले में हम भी किसी चीज का ठेला लगाए, दूर दूर से लोग आएंगे तो मुनाफा भी बहुत होगा। अरे लेकिन मैंने तो जब से होश संभाला है तब से मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अरे ऐसे क्यों कहते हो? याद करो, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब उस मिल में हमने भी काम करवाया था। मुझे आज भी याद है, पिताजी ने हम दोनों को भी कपड़े बनाना सिखाया था, लेकिन कुछ सामान भी तो नहीं है। अरे लेकिन अभी मेले में भी तो समय है, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ काम करेंगे तो मेले तक कम से कम इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि कुछ जोड़ी कपड़े बना सके। अगले दिन केशव फिर से मेले में काम करने के लिए पहुंच जाता है। गीता भी पास के घर में जाकर काम है। देखिए जी, मैंने 7 दिनों में 800 कमा लिए हैं। हाँ, और ये लो, मैंने इतने दिन से जो भी पैसे जमा किए थे ये कुछ पैसे हैं। इन पैसों से कम हम थोड़ा सा काम तो शुरू ही कर सकते हैं। अब बस थोड़ी सी देर रुकिए, मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। अरे ये तो पिताजी की मशीन है ना? हाँ ये वही मशीन है, लेकिन यह मशीन तो खराब नहीं, बस जाम हो गई थी। मैंने अच्छे से इसमें तेल डलवा लिया है और अब ये फिर से चलने लग गई है। तुम तो बहुत समझदार हो गई हो गीता। गीता भी मुस्कुराते हुए मुंह बना लेती है। अभी हम बाजार चलते हैं और जो भी जरूरत का सामान है वह ले आते हैं और फिर कल से काम शुरू करेंगे। केशव और गीता दोनों बाजार जाकर जरूरत का सामान ले आते हैं। अगले दिन गीता मशीन पर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करती है और दोनों अपने पिता का आशीर्वाद लेकर काम शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में देखी, सही तो बना है ना? हाँ गीता, ये तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा पिताजी बनाया करते थे। गीता और केशव पूरे दिन भर में बहुत से कपड़े बनाते समय। गीता, मैंने इन सभी बर्तनों में रंग घोल दिए हैं, अब तुम मुझे बता दो कितने कपड़े कौन से रंग में रंगने हैं। केशव और गीता दोनों मिलकर उन कपड़ों में रंग कर देते हैं। अगले संगीत दिन इन कपड़ों में रंग होने के बाद एक नई ही जान आ गई है। अब हम बिल्कुल वैसे ही कपड़े बनाएंगे जैसे पिताजी बनाया करते थे। हाँ गीता, उनके कपड़ों की तो बात ही कुछ अलग थी। गीता अपने हाथ से कुछ कपड़ों पर मोर, तो कुछ कपड़ों पर तोता, कुछ पर फूल बना देती है और ऐसे ही करते करते वह सभी कपड़े तैयार कर देती है। अरे गीता, तुमने कितने समय पहले ये सब काम सीखा था और आज कपड़ों को बिल्कुल वैसे ही तैयार कर दिया जैसे पिताजी ने सिखाया था। अब बातें बनाना छोड़िए, इन सारे कपड़ों की घड़ी करवा लीजिए, परसों मेले में भी तो ले जाने हैं। हाँ श्रीमती जी, आपका हुक्म सर। आंखों पर गीता और केशव दोनों उन कपड़ों को अच्छे से घड़ी करके एक झोले में भर कर रख देते हैं। मेले वाले दिन दोनों बोरी भर के चौक मैदान की तरफ जाने लगते। संगीत है, अरे ये दोनों भी का झोला उठाकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं फिर से अपने घर का सामान लेकर तो मेरे यहाँ नहीं आ रहे। थोड़ी देर तक गोपी उन पर नजर टिकाए रखती है। देखते ही देखते वह दोनों आगे निकल जाते हैं। अरे ये दोनों भिखारी जा कहाँ रहे हैं? आखिर इनका पीछा करना पड़ेगा। और केशव और गीता के वह पीछे पीछे चल देती है। वैसे ये दोनों क्या लेकर जा रहे? तभी एक तांगे वाला गोपी के पास से गुजरता है, जिस वजह से गोपी पूरा कीचड़ में गंदी हो जाती है। अरे नास पीटे, तुझे इतनी बड़ी औरत ना दिखती? कहाँ गए, कहाँ चले? वो दोनों और इधर उधर देखने लगती है। इधर केशव और गीता दोनों एक जगह पर अपनी दुकान लगा लेते हैं। अरे देखिए, ये साड़ी कितनी सुंदर है और कितनी नई डिजाइन की है। हाँ ये तो बहुत सुंदर है और तुम पर बहुत जगी। भाई हाँ भाभी जी, यह साड़ी आप पर बहुत जचेगी। यह मात्र 0-0 की है क्या? सिर्फ 0-0 की? और इतनी सुंदर साड़ी तो फिर आप मुझे 2-3 साड़ियाँ दे दो। गीता और दोनों खुश होकर वो औरत जो भी साड़ी मांगती है वो दे देते हैं। गोपी दिन भर चुपके से उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। अरे इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, कपड़ा व्यापारी बनना है, रुको तुम दोनों को रास्ते पर लाती हूँ। रात को केशव और गीता दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत हवा में उड़ रहे हैं ना, अभी इनकी हवा फुस कर। संगीत, अरे मैं हाय मेरी कमर, अरे रे घोड़े की वजह से एक्सीडेंट हो गया, चलो देखते हैं कौन है। अरे गीता, हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए। ये देखिए, इस गाड़ी के अंदर कुछ और नहीं बल्कि केशव के स्वर्गीय पिताजी श्री कन्हैया लाल जी की छोटी सी तस्वीर पड़ी हुई थी। गीता और केशव
दोनों उस आदमी को उठाकर अपने घर ले जाते हैं और रात भर उस आदमी का ख्याल रखते हैं। साहब आप ठीक हैं? हाँ बहन जी मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रात को आप लोग मुझे नहीं उठाते तो कुछ भी हो सकता था। फिर उसकी नजर दीवार पर टंगी फोटो पर जाती है। ये तस्वीर यहाँ ये मेरे स्वर्गीय पिताजी है। वैसे हमें आपकी गाड़ी में उनकी यह तस्वीर मिली, आप इन्हें कैसे पहचानते हैं? आपकी इस हालत के जिम्मेदार मेरे मनहूस पिताजी हैं। मैं किस मुंह से माफी मांगू, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। मेरे पिताजी आपके पिताजी की मिल में ही काम करते थे, लेकिन जलन के कारण उन्होंने और उनके एक मित्र ने फैक्ट्री में आग लगवा दी और मिल पर पहले से ही 10 लाख का कर्जा था, जिसकी वजह से आपके पिताजी की सारी जमीन और घर सब कुछ बिक गया और आपके पिताजी को यहाँ आना पड़ा। लेकिन अब आपके पिताजी कहाँ है? वो एक दिन घर पर थे और घर में गैस का सिलेंडर फट गया और मेरे पिताजी का पूरा शरीर जल गया। आखिरी समय पर उन्होंने हमें सारी बातें बताई। शायद उन्होंने जो आपके पिताजी के साथ किया था, भगवान ने उसी की सजा उन्हें दी थी, लेकिन मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। और हाँ, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पिताजी की वजह से आपकी यह हालत हुई है, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अरे भाई साहब, गांव छोड़ना होता तो कब का छोड़ देते। अपनी मिट्टी से बहुत प्रेम था पिताजी को और मुझे भी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। अब आप मेरे साथ शहर चलिए और वहाँ चलकर अपना काम शुरू कीजिए। मैं मेरे पिताजी की तरफ से प्रायश्चित करना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम सच में प्रायश्चित करना ही चाहते हो तो हमें धन दौलत की भोग नहीं है। हमें मेहनत से कमाया हुआ 2 वक्त का खाना मिल जाए, हम उसी में खुश है। हमें गाँव में ही एक छोटा सा कपड़ा कारखाना और कुछ सिलाई मशीन दिलवा दीजिए। हम उससे मेहनत करके अपने पिताजी का कारोबार दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है जी, जरूर जरूर भाई साहब, जरूर करूंगा। उसके बाद उस आदमी ने ठीक वैसा ही किया जैसा केशव ने उसे कहा था। अब गांव में केशव और गीता पूरे जोर से काम करने लगे थे और गांव की कुछ और औरतों को भी गीता के कारखाने में काम मिल गया था। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में उनका कारोबार ऊंचाइयां छूने लगा।